नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम अंग्रेजी ग्रामर के एक बेहद दिलचस्प और रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हिस्से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को डिकोड करने वाले हैं। इसे हम ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक तरीके से समझेंगे कि इसके सारे नियम हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएंगे। तो अगर कभी भी वर्तमान में चल रहे किसी काम को अंग्रेजी में बताने में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट होती है तो यकीन मानिए आज वो सारी उलझन बिल्कुल खत्म होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का प्लान एकदम सीधा और सटीक है। हम शुरुआत करेंगे टेंस की पहचान करने से, फिर सीखेंगे बेसिक फॉर्मूला, उसके बाद सही हेल्पिंग वर्ब चुनना और फिर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव यानी सवाल पूछने वाले नियम। और हाँ, आखिर में हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परखने के लिए एक शानदार नॉलेज क्विज भी होगा, जिसके स्कोर्स हम सबसे अंत में रिव्यू करेंगे। तो आइए सबसे पहले और सबसे अहम कदम से अपनी बात शुरू करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को स्पॉट करना या पहचानना। हिंदी में इस टेंस को पहचानने का एक बहुत ही शानदार और अचूक तरीका है। बस वाक्य के बिल्कुल अंत में आने वाली कुछ खास आवाजों पर ध्यान देना है। अगर किसी भी वाक्य के आखिर में रहा है, रही है या रहे हैं सुनाई दे, तो समझ जाइए कि कोई काम बिल्कुल इसी वक्त इसी पल चल रहा है। उदाहरण के लिए, वह खेल रहा है। अंग्रेजी में यह सीधा सीधा बन जाता है ही इज प्लेइंग। ये आवाजें हमें बताती हैं कि एक्शन अभी प्रोग्रेस में है, वो रुका नहीं है। अब जब पहचान हो गई है तो आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे और सबसे मजेदार हिस्से पर, इसका बेसिक फॉर्मूला। एक परफेक्ट वाक्य बनाने को बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स को जोड़ने की तरह सोचिए। सबसे पहले आता है हमारा बेस ब्लॉक एस, यानी सब्जेक्ट या कर्ता, वो जो काम कर रहा है। उसके ठीक बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब वाला ब्लॉक, यानी इज, एम या आर। फिर बारी आती है मेन वर्ब यानी क्रिया की पहली फॉर्म की, जिसके साथ हम आईएनजी चिपका देते हैं, जैसे प्ले बन जाता है प्लेइंग। और सबसे आखिर में आता है ओ यानी ऑब्जेक्ट। इन चारों ब्लॉक्स को बस इसी सीक्वेंस में रखिए और बूम, हर बार एक बिल्कुल सटीक और सही वाक्य तैयार है। बेस तो एकदम सेट हो गया, लेकिन अब एक छोटा सा सवाल उठता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ जाएगा? यह बिल्कुल एक सही जोड़ी बनाने जैसा है। अगर सब्जेक्ट आई यानी मैं है, तो उसका पक्का दोस्त हमेशा एम होता है, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई एक अकेला नाम है यानी सिंगुलर है, तो उसके साथ इसका इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए, शी इज कुकिंग फूड। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है यानी यू, वी या दे, तो उनकी जोड़ी बनती है आर के साथ, जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट। बस इस छोटे से नियम को याद रखना है और वाक्यों की ग्रामर हमेशा मजबूत रहेगी। चलिए अब थोड़ी सी गियर शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि इन्हीं वाक्यों को नेगेटिव या सवालों में कैसे बदला जाए। यहां सबसे मजेदार बात यह है कि नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। बस नॉट शब्द को उठाना है और सीधे हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद ड्रॉप कर देना है। जैसे पॉजिटिव वाक्य है ही इज स्लीपिंग, इसमें बस इज के बाद नॉट लगा दीजिए और यह बन गया ही इज नॉट स्लीपिंग। पूरा फॉर्मूला बिल्कुल वही रहता है, बस बीच में एक छोटा सा नॉट ब्लॉक फिट हो जाता है। और अगर किसी से सवाल पूछना हो तो ये तो सच में और भी आसान है। इसमें बस हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब छलांग लगाकर वाक्य की बिल्कुल शुरुआत में आ जाता है। अगर हमारा वाक्य है दे आर ईटिंग, तो सवाल बनाते समय आर को आगे ले आइए और ये बन जाएगा आर दे ईटिंग। और हाँ, सबसे अंत में एक क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और बेहतरीन उदाहरण लें, आर यू लिसनिंग टू मी? थ्योरी तो बहुत हो गई, अब बारी है ये देखने की कि कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे से समझ आए हैं। चलिए एक रैपिड फायर नॉलेज क्विज शुरू करते हैं। ये रहा पहला चैलेंज। हमारे उस बेसिक स्ट्रक्चर वाले फॉर्मूले को याद कीजिए और सही वाक्य चुनिए। थोड़ा ध्यान से सोचिए कि जब हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो तो मुख्य क्रिया के साथ क्या जुड़ना चाहिए। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। इन विकल्पों में से उस वाक्य को पहचानने की कोशिश कीजिए जो ये दिखा रहा है कि कोई काम ठीक इसी वक्त यानी अभी अभी हो रहा है। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी फॉर्म दोनों का होना बहुत जरूरी है। चलिए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेगेटिव वाक्य वाले रूल को याद कीजिए। वो जो नॉट वाला ब्लॉक था, उसे ठीक किस जगह पर रखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद या हेल्पिंग वर्ब के बाद? चौथा सवाल उस मजेदार जोड़ीदार वाले नियम का टेस्ट है। जब सब्जेक्ट यू होता है तो उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब सबसे सही फिट बैठता है? पांचवें सवाल के लिए
एक बार फिर से याद कीजिए कि सवाल पूछने वाले वाक्य यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस में शुरुआत कैसे होती है, कौन सा शब्द सबसे आगे कूद कर आ जाता है। छठा सवाल काफी दिलचस्प है। इसमें हिंदी की वो पहचान वाली आवाज रहा है और अंग्रेजी का नेगेटिव स्ट्रक्चर दोनों का एक साथ इस्तेमाल हुआ है। वो नहीं सो रहा है का सही अनुवाद क्या होना चाहिए। अब सातवें सवाल में एक छोटी सी गूगली है। इन वाक्यों को बहुत ही बारीकी से देखिए और पता लगाइए कि किस वाक्य में ग्रामर की गलती छुपी हुई है। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की गलत जोड़ी को स्पॉट करना है। और आखिर में आठवां सवाल, इस चैलेंज को खत्म करने के लिए एक क्विक स्पेलिंग टेस्ट। जब हम रन के साथ आईएनजी जोड़ते हैं तो उसकी बिल्कुल सही स्पेलिंग क्या बनती है। पेन डाउन, क्विज खत्म हो चुका है। अब वक्त है रिजल्ट्स का और ये देखने का कि आज इस ग्रामेटिकल सफर में परफॉर्मेंस कैसी रही। आइए फटाफट उत्तरों का मिलान कर लेते हैं। पहले का जवाब है बी, क्योंकि आई एम प्लेइंग बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है। दूसरे का भी बी, क्योंकि इज राइटिंग वर्तमान का काम दिखाता है। तीसरे में ए सही है, क्योंकि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। चौथे का सी, यू के साथ आर लगता है। पांचवें में ए, क्योंकि सवाल पूछते समय हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। छठे का ए सही नेगेटिव ट्रांसलेशन है। सातवें में बी गलत था, क्योंकि शी के साथ इज आता है, आर नहीं। और आठवें का सही जवाब है बी, रनिंग, जिसमें डबल एन आता है। यह आंसर की साबित करती है कि नियम हर स्थिति में कितनी परफेक्शन के साथ काम करते हैं। अब जल्दी से अपने सही जवाबों को गिन लीजिए। अगर स्कोर 7 या 8 है तो बहुत ही बेहतरीन, आधिकारिक तौर पर ग्रामर चैंपियन का खिताब मिल चुका है। अगर 5 या 6 सही हैं तो भी बहुत शानदार काम हुआ है, बस हल्के से रिवीजन की जरूरत है। और अगर स्कोर 5 से कम है तो बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। सीखने की शुरुआत ऐसे ही होती है। इस एक्सप्लेनर को दोबारा सुनकर फिर से कोशिश की जा सकती है। अपने फाइनल स्कोर्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अंग्रेजी की एक मजबूत नींव तैयार करना एक बहुत ही शानदार स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। जाने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए, सिर्फ एक छोटा सा आईएनजी लगा देने से भाषा में वर्तमान का कितना जीवंत और जेता जागता एहसास जुड़ जाता है ना? इसी तरह नई चीजें सीखते रहिए। जल्द ही मुलाकात होगी एक नए एक्सप्लेनर के साथ।